अ वेरी वेरी वार्म वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल जो सेट पीक। जैसे कि हम जानते हैं कि कल हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का हमारा 4th पेपर होने वाला है, समकालीन भारत और शिक्षा। ठीक है, तो इसका कुछ इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता है कि सारे पेपर जैसे मैं होता है जितना भी पेपर, उसका मैं कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड पॉइंट और टॉपिक लेकर आती हूँ। तो इसको बहुत ही फास्ट रिवीजन करेंगे, रिवीजन क्या, बहुत ही फास्ट हम लोग ये पॉइंट सारे देख लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल कम टाइम लगेगा और इसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो आप में भी नहीं भी पढ़े होंगे तो भी आप इसको पढ़ के जाइएगा। क्योंकि होता है कि ऐसे हम कुछ पॉइंट पढ़ते हैं और छूट भी जाता है, तो इस लहजे से हम कह सकते हैं कि इसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड पॉइंट्स रखा है, उसको देखिए और पढ़िए और देखिए कि हाँ अगर कुछ छूट भी गया है तो उसको भी देख के पढ़ लीजिए। और ये जितने भी पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने बिल्कुल हैंड रिटन नोट लिया है, क्योंकि सारे जितना बुक है उसको मैंने छाट के, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, उड डिस्पैच 1854 में आया था, तो उड डिस्पैच एकदम पढ़ के जाइएगा, ठीक है। ये तो एकदम नहीं छोड़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, ठीक है। मैकाले का विवरण पत्र का प्रभाव, ठीक है। मैकाले का विवरण पत्र जो उन्होंने दिया था, क्या क्या इफेक्ट पड़ा था, क्या क्या होता है, इसके बारे में, ठीक है। एकदम ऐसे ही हम लोग जल्दी जल्दी देखते जाएंगे, ठीक है। उड के घोषणा पत्र का जो आधुनिक शिक्षा पर प्रभाव पड़ा था वो हमारा क्या है, ठीक है। उड का जितना भी घोषणा पत्र आया था उसका जो, जैसे कि आपको पता है कि जो भी आधुनिक शिक्षा लेके प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, जितने भी सब ये चीज़ें, ऐसा नहीं कि एक का एक करके आ गई और उसका नियम बन गया, नहीं, सबने एक एक अपना मत, एक एक अपना कह सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू रखा था, और जिसका जो अच्छा लगा, सेलेक्टेड लगा, उस हिसाब से वो उसको रखा गया है। तो यहाँ बस मैं यहाँ टाइम नहीं है कि आप लोग को मैं पूरा पढ़ाऊँ, बस मैं यहाँ टॉपिक बता दे रही हूँ। आप बुक खोलिए, कॉपी जो भी आपके पास है, और इसके बारे में एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि उड घोषणा पत्र जो था उसमें क्या क्या पॉइंट आपको पढ़ना है। देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैंने कई सारे हैं, मैंने एक दो लिखा हुआ है, आप उसको देख लीजिए कि सन 1857 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई व मद्रास, ठीक है, मद्रास है, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापित की गई थी, ठीक है। यानी बोल सकते हैं कि कहाँ क्या उड के घोषणा पत्र के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ विश्वविद्यालय स्थापित की गई थी, तो कोलकाता में की गई थी, बम्बई में की गई थी और मद्रास में की गई, ठीक है। फोर्थ नेक्स्ट हमारा क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा कांग्रेस पार्टी है वो बहुत ही पुराना है, ठीक है। और जितने भी उसका शिक्षा का नियम कानून, या हमारे देश में जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो सबसे पहले कह सकते हैं जो हमारा पार्टी था, राजनीतिक पार्टी, वो कांग्रेस था, जो अंग्रेज थे उस समय के ये बना हुआ है। तो उसने भी किस तरह से शिक्षा का शुरुआत किया, ये कब उसका प्रथम अधिवेशन हुआ, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। यानी हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो हमारा प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, मैंने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन के फॉर्म में करके, पॉइंट फॉर्म में, और जस्ट उसका आंसर भी लिख दिया, और जो भी मैं यहाँ लिखी हूँ उसका पॉइंट जिससे भी रिलेटेड होगा आप उसको देख के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी, तो आप सबको पता है राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, तो आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ठीक है। वर्धा शिक्षा योजना, वर्धा शिक्षा योजना बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे एक दो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। ये जो हमारा शिक्षा है वो किससे रिलेटेड है, महात्मा गांधी से रिलेटेड, ठीक है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस बच्चों को दिया जाता है, कितने वर्ष तक की उम्र को, तो 7 से 14 या 6 से 14 कहीं दिया हुआ है। और ये किस अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद 21A में रखा गया है, और 86वां संविधान संशोधन 2002। देखिए या इस क्वेश्चन से 3 तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कितने वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है, तो 6 से 14 या 7 से 14। अब ये किस अनुच्छेद में बोला गया है, तो अनुच्छेद 21A में बोला गया है। किस संविधान संशोधन में, तो 86वां यानी 86 संविधान संशोधन 2002 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बुनियादी शिक्षा पढ़ के जाइएगा, क्योंकि बुनियादी शिक्षा भी महात्मा गांधी से ही रिलेटेड है। राधा कृष्णन आयोग, क्योंकि जो हमारे इंडियन है, जो महात्मा गांधी हो गए, राधा कृष्णन हो गए, ये लोग भी शिक्षा के बढ़ावा देने में, चाहे वो प्राथमिक हो चाहे माध्यमिक स्तर हो, उन्होंने किस किस तरह का अपना योगदान दिया है, क्या क्या उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के बिल्कुल जाना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन, और ये आप पढ़ लेंगे ना तो बिल्कुल अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि MCQ कहाँ से आएगा, क्योंकि ये सारे अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप पढ़ेंगे तो खुद आपको लगेगा हाँ इससे तो मेरा MCQ भी बन जाएगा, और इसको पढ़ के ही आपको जाना है, बिल्कुल छोड़कर नहीं जाना है, ठीक है। सॉरी।
नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट हमारा हो गया मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग ये पूछ सकता है कि मुदालियर आयोग का संबंध किस स्तर के शिक्षा से है, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के मतलब माध्यमिक शिक्षा स्तर से संबंधित है और 1952 और 1953 में आया हुआ था। ठीक है, कोठारी आयोग, आई होप आप सब ये सब पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक बार और आप अच्छे से देख लें। ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने भी सारे पॉइंट है आप अच्छे से देख ले, उसी में से आपको MCQ भी मिल जाएगा और जितना आपका 15 नंबर का जो लिखने का आता है वो भी हो जाएगा। कोठारी आयोग आपको पता है कब आया था, 1964 1966। सन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सन पूछ सकता है कि ये आयोग कब आया, ये आयोग का प्रतिपादन गठन किसने किया, कब किया, इसका प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना है और बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना। देखिए नेक्स्ट हमारा और इम्पोर्टेंट अच्छे अच्छे पॉइंट आ गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बिल्कुल नहीं भूलना है कि जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो हमारा क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 12 भागों में विभाजित किया गया है। ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कितने भागों में विभाजित किया गया, तो 12 भागों में विभाजित किया गया और ये 10+2+3 दिया गया था कब, 1968 में। ठीक है, 90 देखिए 3 बार हमारा कह सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। एक बार सबसे पहले 1968 में आया था, 1986 में आया था, अब हमारा जो आया है 1986 के बाद जो हमारा 34 वर्ष में आया था वो आया है 2020। आपको पता है 29 जुलाई 2020 को हमारा आया है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, जो 10+2 के स्तर को बदल के 5+3+3+ ऐसे कर दिया गया है। अभी हम लोग उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, NCF। ये NCF तो बिल्कुल कह सकते हैं बहुत बहुत हमारा इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इसको पढ़ के जाइएगा। इसमें 4 से 5 6 सिद्धांत दिए गए हैं, वो भी पढ़ के जाइएगा क्योंकि ये सिद्धांत से क्वेश्चन पूछ सकता है कि NCF के अनुसार बच्चों को कैसे शिक्षा दी जानी चाहिए, किस स्तर का शिक्षा देनी चाहिए। और हम कह सकते हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है, बहुत कठोर है, लचीलापन है, क्या है। तो एक एक पॉइंट हम लोग देखते जाएंगे। NCF 2005 का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चों को क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए। बिल्कुल राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में सारी चीज़ें बताई गई है। बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, जो भी हमारा शिक्षा होनी चाहिए कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए। पाठ्यचर्या में बच्चों के अनुभव, उनके स्रोत तथा उनके सक्रिय सहभागी, यानी अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टीचर ही बोला जा रहा है, बच्चे उसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। नहीं, बच्चे तभी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं जिसमें उनकी पूरी तरीके से क्या हो, इन्वॉल्वमेंट हो, ताकि वो उस चीज़ को खुद से भी क्वेश्चन करे आपसे, टीचर से, कि हाँ अच्छा ये आप पढ़ा रहे थे, कैसे पढ़ा रहे, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ताकि उनको भी लगे, आपको लगे कि हाँ आप उससे घुल मिल रहे हैं। क्योंकि प्राथमिक स्तर के जो शिक्षा होते हैं ना, वो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि आप खड़े हुए हैं, जो जो बुक में लिखा हुआ है आप उसे बता दिए और बच्चे समझ गए। नहीं, उनको एकदम उनके दैनिक जीवन से कैसे उनको रिलेट करना है। अगर पानी पढ़ाना है, वाटर पढ़ाना है, तो सीधे यही नहीं पढ़ाएंगे कि हाँ वाटर क्या होता है। आप उसे बताएंगे कि प्यास लगती है तो हम क्या पीते हैं, वाटर पीते हैं, पानी पीते हैं, फिर पानी का क्या होता है, बारिश होता है, सारे पेड़ पौधे का उसका यूज़ करते हैं, सारे मनुष्य यूज़ करते हैं कितना। तो ये सारी चीज़ें हो गई ना कि उनके सारी इसमें जो NCF 2005 उसमें बताया गया है कि बच्चों की मनोदशा को समझकर ऐसे हमको शिक्षा देना है। ठीक है, तो ज्ञान को स्कूल के बाहर से जोड़ना है, ये नहीं कि बस ज्ञान ज्ञान ही देते जा रहे हैं। बिल्कुल हमको जो स्कूल में दिया जा रहा है नियम कानून, बस वही नहीं, जो हमारे दैनिक जीवन में हो रहा है उससे भी रिलेटेड करके पढ़ाना है, ताकि बच्चों को ऐसा लगे कि सेम हमारा घर का वातावरण और हमारा स्कूल का वातावरण बहुत डिफरेंट नहीं है। ऐसा नहीं है जब हम घर में जाते हैं तो बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत चिल से रहते हैं, और स्कूल आते ही बहुत पाबंदी लग गया, बहुत नियम रूल रेगुलेशन हो गया, तो ऐसे उनका मन क्या हो जाए, हट जाएगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं ज्ञान को स्कूल से बाहर जोड़ना, पढ़ाई को रटंत्र पद्धति से बाहर निकालना, रटना नहीं है, समझना है, उनका इन्वॉल्वमेंट करना बहुत जरूरी है। परीक्षा को अधिक लचीला बनाना, कक्षा की गतिविधियों में दैनिक जीवन सुधारना। आई होप ये सारी बातें आप समझ गए हैं, क्योंकि हम समझ गए हैं कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट मतलब हमको कर देखना है, तो हम एकदम देखते रहेंगे। ठीक है, RTE 2009 पारित हुआ, किसमें, 2009 में पारित हुआ था। 2009 में RTE 2009 में पारित हुआ था। ठीक है, अब ये लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010 में क्या हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। लागू 1 अप्रैल 2010 में हुआ था। अनुच्छेद कितना होता है, देखिए नेक्स्ट हमारा RTE 2009, यानी कह सकते हैं राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन जो हुआ था वो हमारा पारित हुआ था किसमें, 2009 में। ठीक है, लेकिन लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010 में। ठीक है, सॉरी थोड़ा पीछे अगर आप लोग को कुछ नॉइस सुनाई दे रहा हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा आरटी 2009, यानी पारित पूछे तो 2009 में और लागू पूछे तो 1 अप्रैल 2010 में। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा आर्टिकल 45। देखिए कुछ आर्टिकल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, उससे डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए आर्टिकल 45 यानी अनुच्छेद 45 में क्या है, अनुच्छेद 51 में क्या है, अनुच्छेद 21 मैंने इनका जुड़ाव किससे है, इसमें क्या बताया गया है, क्या नियम दिया गया है, क्या ये सारी चीज़ें भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो देखिए अनुच्छेद जो 45 है उसमें बताया गया है कि राज्य में सभी बालक के लिए 6 वर्ष की आयु तक के जितनी भी उनकी प्रारंभिक बाल्यावस्था की जो शिक्षा है उसे देने का प्रयास किया जाएगा। मतलब ये कहा गया है कि जो 45 है उसमें ये कहा गया है कि जितने भी बालक हैं उनका प्रारंभिक अवस्था, यानी जो आप जानते हैं जब बालक कह सकते हैं 4 से 5 साल के होते हैं तो उनको स्कूल भेजा जाता है, तो उनकी जो प्रारंभिक अवस्था है ना उसको सरकार देगी और बिल्कुल निःशुल्क तौर से देगी। ठीक है, तो ये हो गया। अनुच्छेद 51 क में क्या क्या कहा गया है कि 51 क के अनुसार कहा गया है कि हर माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं। ठीक है, ये बिल्कुल ये एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 45 यानी अनुच्छेद 45, आर्टिकल 51 यानी अनुच्छेद 51 क और अनुच्छेद 21 क, ये तीनों एकदम अच्छे से देख लीजिए। फर्स्ट वाले में क्या है कि 6 वर्ष की आयु यानी उनकी प्रारंभिक बाल्यावस्था का शिक्षा देने का पूरा प्रयास कौन करेगा, राज्य और केंद्र करेगा। 51 क क्या कहता है आर्टिकल में कि माता पिता का ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को क्या दे, शिक्षा दे। 21 क बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। 21 क में ये कहा गया है कि ये मौलिक अधिकार दिया गया है कि हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष तक है। अभी इसके बारे में हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। और ये कब दिया गया था, तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसी को बोलते हैं राइट टू एजुकेशन। ठीक है, इसी ये जो अनुच्छेद पूछे ना, अनुच्छेद 21 का किससे संबंधित है, तो आप बोलेंगे आरटीई 2009 से। ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, सर्व शिक्षा अभियान। बिल्कुल पढ़ के जाइएगा क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान आपको पता है कि 2001 से ही क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। और ये जब सर्व शिक्षा अभियान जब ये आया था ना, उस समय हमारे कह सकते हैं हमारे पूरे देश में, भारतवर्ष में एक जो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है ना उसको बहुत अच्छे से सुधार में लाया गया था। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। किस सन में आया था, इसके कार्य क्या है, ये किससे दिया गया, इसके क्या इफेक्ट पड़ा, क्या प्रभाव हुआ, क्या गुण हुआ, क्या इसके दोष हुआ, ये सारा पढ़ के आप जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या, स्थापना वही हो गया 2001 में। उद्देश्य इसका क्या था, उद्देश्य पूछ सकता है कि सर्व शिक्षा अभियान 2001 का उद्देश्य क्या था, तो 2010 तक 6 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को क्या करना, प्राथमिक शिक्षा देना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम भी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी जितनी भी प्रमुख विशेषता हैं, कहाँ से आया, किस सन में आया, इसका क्या इसका बेनिफिट, देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम क्यों चलाया गया था, जब प्राथमिक स्तर की शिक्षा सोचा गया कि हमको प्राथमिक, क्योंकि हमारे देश की जो सबसे मजबूत नींव है, हम 11-12 पे ग्रेजुएशन पे तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मेन हमारा ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जो प्राथमिक स्तर से जो बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि उसी समय से अगर उनके अंदर शिक्षा देने का अगर बहुत अच्छे से करेंगे कि एक पिलर तैयार करेंगे तो आगे भी वो शिक्षा बहुत अच्छे से ले पाएंगे और उनके अंदर इंटरेस्ट जगेगा स्कूल आने के लिए, ताकि वो घर से क्या बाहर आए, मतलब बाहर मतलब स्कूल आए। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया और सारे स्कूल में डस्टर, पेंसिल, क्योंकि ये सब पहले स्कूलों में नहीं होते थे, बिल्कुल नाम के स्कूल होते थे, वहाँ बच्चे नहीं होते थे, वहाँ डस्टर नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, वहाँ रूम भी नहीं अच्छे होते थे। लेकिन कह सकते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और सर्व शिक्षा अभियान यानी 2001-2 से इतना सारा सुधार हुआ। ठीक है, और इसी में चलाया गया कि हाँ सारे स्कूल में कह सकते हैं बच्चों के लिए प्ले गेम खेलने के लिए ग्राउंड होगा, ये पक्की ईंट की जो है स्कूल होंगे, लैट्रिन बाथरूम सबकी सुविधा होगी, खाने और पीने की सबकी सुविधा होगी। ठीक है, तो आई होप आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं और ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जाएंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आई थिंक 2004 में आया था,
ये देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब NEP 2020 से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 2020 में अभी रिसेंटली आया है, तो इससे तो क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, देखिए सबसे पहले इसका केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी कब हुई, डेट पूछ सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसका केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी कब मिली थी, तो 29 जुलाई 2020 को मिली थी। कब मिली थी? 29 जुलाई 2020 को, डेट याद रखिएगा। और ये कितना वर्ष बाद आया है, तो 34 वर्ष बाद आया था। लास्टली इसके लास्ट हमारा क्या था, 1986 था, और उसके 34 वर्ष बाद आया है ये हमारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है। तो ये अब इसी में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप बिल्कुल पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य क्या क्या है, तो सतत विकास एजेंडा सबसे इसमें इम्पोर्टेंट है कि सतत विकास उसका एजेंडा क्या है। तो सतत विकास एजेंडा उसका यही है कि 2030 तक हमको क्या करना है, 2020 में स्टार्ट करना है और 2030 तक हमको सकल नामांकन अनुपात कम से कम 100% करना है। सकल नामांकन अनुपात का मतलब समझते हैं कि जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, तो देखिए कुछ बच्चे क्या होते हैं, स्कूल में आते तो हैं, लेकिन वो आधी पढ़ाई 2 महीना 3 महीना पढ़ के वो चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। या फिर उनका रेशियो जो है आने का, जैसे शुरू में बहुत अच्छा उनका रिस्पांस होता है, अच्छे से आते हैं, फिर बाद में लास्टली ईयर तक होते होते उनका अनुपात बहुत कम हो जाता है। तो इस सकल नामांकन अनुपात मतलब कि वहाँ के आसपास अगर एक स्कूल है तो वहाँ के सभी बच्चे कहाँ आए, प्राथमिक स्कूल में ही आए, और उनका जो अनुपात है, रेशियो जो इस समय घट रहा है, वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, मतलब जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारा 2020 में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसमें कितना बजट का कितना हिस्सा उस पे शिक्षा पर व्यय करने की बात कही गई है। तो देखिए GDP, हमारे देश के GDP का लगभग 6%, 6% हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार का जो हिस्सा होता है वो हमारा शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि GDP, ठीक है, GDP का कितना % हिस्सा हमारे शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, तो वो हो जाएगा 6%, ठीक है। अब देखिए ये भी पूछ सकता है कि हमारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो किसको बदल के नया कौन सा पैटर्न बनाया गया है, तो 10+2 को बदल कर, जो 1986 में आया था उसको बदल के 5+3+3+4 के पैटर्न पे शिक्षा दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इसका सिद्धांत भी देख लीजिएगा। मैंने सिद्धांत बहुत ज़्यादा नहीं लिखा क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कम से कम टाइम में आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल जाए, और क्योंकि हमें पता है आप लोग के पास भी टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ठीक है। तो आप लोग सारे देख लीजिएगा। महिला शिक्षा के बारे में देख लीजिएगा, क्योंकि महिला शिक्षा से बहुत, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में शिक्षा ठीक है स्टार्ट तो हो गई थी, लेकिन बहुत सालों बाद महिला को शिक्षा देने की बात कही गई, या लोग पहले खिलाफ थे कि महिला क्या करेंगे शिक्षाएं लेके, उनको तो घर ही में रहना है, खाना पकाना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। आपको ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले भी जान रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जान रहे हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछ सकता है। तो आप ज़रूर इस पर महिला शिक्षा, कैसे भारत में महिला शिक्षा का विकास हुआ, क्या क्या कठिनाइयाँ हुई, क्या क्या प्रोग्राम चलाए गए, जैसे कि महिला शिक्षा का जो इस समय है बहुत अच्छा हो गया है, ठीक है। तो ये सारा आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, संविधान द्वारा प्रदत्त भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार, बिल्कुल ये पढ़ लीजिएगा। आपको पता है कि कुल मौलिक अधिकार हमारे कितने थे, पहले 7 थे, लेकिन अभी 6 है। आपको पता है कि जो हमारा उसका कह सकते जो धनी, ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो पहले 7 था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारा नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है वो कितना है, 6 है, ठीक है। एकलव्य फाउंडेशन देख लीजिएगा, एकलव्य फाउंडेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल जितना मैंने पॉइंट बताया है आप उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, और आप बिल्कुल इसको पढ़ लीजिएगा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप बिल्कुल यही पढ़ के जाएंगे और सारा चीज़ आएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर इतना भी आप पढ़ के जाएंगे ना, और जो आपने तैयार किया है, क्योंकि मुझे पता है कि अभी तक तो आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली होगी, तो आप ये सारा मिक्स करके अगर आपका पेपर अच्छा हो जाता है तो इससे और अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को मेरे चैनल पर आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए। और मैं एकदम आप लोगों को ब्लेस करती हूँ, ब्लेसिंग देती हूँ कि आप लोग का पेपर बहुत 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 अच्छा हो। और एक पेपर और बचा है लास्टली, और ये कल हो जाएगा, तो एक ही पेपर बचेगा। तो बहुत बहुत थैंक यू एंड ऑल दी बेस्ट। ओके।